सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत विषय शीर्षक समास को हम पढ़ेंगे। समास पर चर्चा करेंगे। समास क्या है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानने का आज प्रयास करेंगे। बच्चों, समास की सबसे पहले हम समास का अर्थ समास सम धन आस। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो एक सम है, दूसरा आस। सम का अर्थ हुआ पास और आस का अर्थ हुआ रखना, यानी कि समास का अर्थ हुआ पास रखना। समास शब्द का अर्थ हुआ पास रखना, सम का अर्थ हुआ पास और आस का अर्थ हुआ रखना, यानी पास रखना। इसीलिए हम समास को शाब्दिक अर्थ के रूप में समझे तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। बच्चों, यहाँ जो संक्षेप लिखा हुआ है, यहाँ संक्षेप में ये छः न हो करके बल्कि छतरी वाला छः होता है। ये में ध्यान देने वाली बात है शुद्धता के तौर पर, ठीक है। तो बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, ठीक है। बच्चों, समास की परिभाषा पर हम अगर ध्यान दें तो यहाँ नीचे परिभाषा दी गई है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। सीधा अर्थ ये भी है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसमें एक नया शब्द बनता है जो सार्थक होता है और दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, है ना। सीधी परिभाषा क्या हुई कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बच्चों, इसमें हम एक और परिभाषा पर ध्यान दें कि एक और परिभाषा है, थोड़ा विस्तृत जरूर, लेकिन परिभाषा बड़ी अच्छी परिभाषा है। ध्यान दें, दो या दो से अधिक पदों के कारक चिन्हों, प्रत्ययों और संयोजक शब्दों को हटा करके एक में मिला देने की विधि को समास कहते हैं। कारक चिन्ह, कारक यानी परशर, ठीक है ना। कारक चिन्ह यानी कारक विभक्तियाँ, जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ ने को से के लिए, ये जो शब्द आते हैं ये है कारक विभक्तियाँ, ठीक है ना। तो हम समास में इन विभक्तियों का लोप कर देते हैं, यानी इन विभक्तियों को छुपा देते हैं। इसीलिए हम अब परिभाषा में क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों से मिलकर, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने हुए, दो या दो से अधिक पदों के कारक चिन्हों और प्रत्ययों और संयोजक शब्दों को हटाकर एक में मिला देने के विधि को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के कारक चिन्हों, प्रत्ययों और संयोजक शब्दों को हटाकर एक में मिला देने की विधि को समास कहते हैं। कारक चिन्ह और संयोजक शब्द जो होते हैं, जिनसे शब्दों को जोड़ा जाता है, संयोजक शब्द मतलब जिन शब्दों को हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, यानी योजक चिन्ह या कारक विभक्तियाँ, इनको हम क्या करते हैं, इनको हटा करके एक संक्षेप के रूप में एक नया शब्द बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं समास, ठीक है। उसे हम उन शब्दों को समासिक पद भी कहते हैं। समास का प्रयोग कई जगह होता है, संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रयोग होता है।
ठीक है, जर्मन भाषाओं में भी प्रयोग होता है। समासी शब्द को अथवा पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना, विग्रह करना। समास को हम अलग करना अर्थात विग्रह करना बोलते हैं। संधि में विच्छेद करना और समास में विग्रह करना, ये ध्यान देना, दोनों में अंतर है। ठीक है ना बच्चों। सरल भाषा में पहचानने का तरीका है, यानी कि सरल भाषा में पहचानने का तरीका, हम संक्षेप के रूप में समास को पहचानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानने की बात ये होती है, हमें ये ध्यान देना है कि समास के कितने प्रकार होते हैं। प्रकार यानी भेद। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठवां बहुव्रीहि समास। फिर पुनः ध्यान दीजिए बच्चों। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा है बहुव्रीहि समास। ये समास के भेद यानी कि प्रकार। अब सरल रूप में यहाँ समझने का हम प्रयास करते हैं, तो जैसे ध्यान दीजिए कि यहाँ अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। बच्चों यहाँ पर अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास को पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अव्ययी भाव समास में जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि अव्ययी भाव समास में या चाहे कोई भी समास हो, उसमें 2 पद होते हैं, जिनमें एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। ठीक है ना बच्चों। तो जैसे पूर्व पद हो गया पहला पद और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। ठीक है ना। अभी हम अव्ययी भाव समास की बात नहीं करते हैं, संपूर्ण समास को एक सरल और सीधे तरीके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में 2 पद हैं, राज और पुत्र। राज पहला पद, पुत्र और दूसरा पद। विग्रह करते हैं तो राजा का पुत्र। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें एक पूर्व पद हो गया राज और उत्तर पद हो गया यानी दूसरा पद पुत्र। इसी तरह बच्चों हम अव्ययी भाव समास पर अगर हम ध्यान दें तो यानी कि यहाँ पर हम बच्चों यदि पूर्व पद यानी अव्ययी भाव समास पर हम यदि ध्यान दें तो इसे पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे एक शब्द है प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में क्या होता है? प्रतिवर्ष। अव्ययी भाव समास में परिभाषा के तौर पर हम ध्यान दें तो जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो, ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा है उसमें क्या है? पहला पद अव्यय यानी पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे एक शब्द हम पर ध्यान दें, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष 2 पद है, प्रति और वर्ष। यानी कि प्रति जो है पूर्व पद है और पहला पद, वर्ष जो है दूसरा पद यानी कि उत्तर पद। तो इसमें जो पहला पद है, पद यानी शब्द, यह पूर्व पद जो है प्रति, प्रति जो है ये क्या है? अव्यय है। अव्ययी भाव, अव्यय का अर्थ ये होता है जिसका व्यय ना हो यानी खर्च ना हो, समाप्त ना हो। तो प्रति एक शब्द है, यहाँ पर क्या हो गया? अव्यय है, ये कभी समाप्त नहीं होता। प्रति वर्ष, प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रत्येक,
ये जो शब्द होते हैं ये है यथाशक्ति, यथासंभव, ठीक है ना। ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। भरसक, भरपेट, ये सब शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे समास पर ध्यान दें तो दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद प्रधान न होकर के दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, और कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। परिभाषा के तौर पर अगर ध्यान दें, तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है, ठीक है, उस परिभाषा में जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और कारक विभक्तियों का लोप हो जाए वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नहीं, ध्यान दीजिएगा, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और कारक विभक्तियों का लोप हो जाए यानी छुप जाए, ठीक है, जो हमें दिखाई ना दे। तो तत्पुरुष समास में क्या है? जिस समास का, ध्यान देने वाली बात बच्चों, कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और कारक विभक्तियों का लोप हो जाए, ठीक है ना बच्चों। जैसे हमने ध्यान दिया था यहाँ पर, उदाहरण के लिए एक शब्द है यहाँ पर रसोई के लिए, ठीक है, रसोई घर, ठीक है बच्चों। ये जो है तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण है। जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लिखा हुआ है रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर जो के लिए है ये परसर्ग है, प्रत्यय है, कारक विभक्तियाँ हैं। इनको हम लुप्त करके, इनको हम हटा करके क्या लिखती हैं? के लिए जो है कारक व्यक्तियाँ हैं, ठीक ना। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये संप्रदान तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। और इसमें जो है के लिए का हम लोप कर देते हैं, उसके उपरांत क्या लिखते हैं? रसोई घर। बचा हुआ जो शब्द है रसोई घर, तो क्या हो गया? ये तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। इसमें दूसरा पद प्रधान है, रसोई के लिए घर, घर जो है दूसरा पद है और यहाँ पर ये प्रधान है, और कारक विभक्तियों का लोप हो गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये तत्पुरुष समास, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास पर ध्यान दें तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, परिभाषा क्या है कि जिस समास में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध हो, वह कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जिस समास में क्या है? विशेषण विशेष या उपमान उपमेय, विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, यानी कर्मधारय समास में विशेषण विशेष और उपमान उपमेय पर हम ध्यान देते हैं। कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है? बच्चों, उपमेय और उपमान को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उपमेय उपमान को समझेंगे तभी हम कर्मधारय समास के पहचान कर सकते हैं। जैसे उपमेय जिस होता है, हम जैसे जिस वस्तु की उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो क्या हो गया? उपमेय, ठीक है। और क्या हुआ? जिससे हम तुलना करते हैं वो होता है उपमान। पुनः ध्यान दीजिए, जिस वस्तु की तुलना की जाती है उपमेय, और जिस वस्तु से तुलना करते हैं क्या हो गया? उपमान। जैसे चंद्रमुख, अब चंद्रमुख क्या है? चंद्रमा के समान मुख, ठीक है ना।
चंद्रमा के समान मुख, यानी और दूसरे उदाहरण तौर पर देखिए चंद्रसा मुख, क्या कहते हैं, चंद्रसा मुख। अब यहाँ किसी मुख के मुख की तुलना किससे की जा रही है, मतलब चंद्रमा से। तो कैसा मुख है, चंद्रमा जैसा मुख है, ठीक है ना, चंद्रसा मुख, यानी यहाँ जिसकी तुलना हम करते हैं वो क्या, उपमेय, और चंद्रमा जैसे अगर चंद्रमा से तुलना की जा रही तो वो हो गया उपमान। इसी तरह मान लीजिए नीलकमल, नीलकमल एक शब्द हो गया, कमल कैसा है, नीला, कमल विशेष, विशेष मत का अर्थ होता है संज्ञा, विशेष का अर्थ क्या होता है, संज्ञा, और विशेषण क्या हो गया, नील, यानी विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, नीला है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये तत्पुरुष समास की पहचान हो गई है। जिस समास में उपमान उपमेय, ठीक है, या विशेषण का नहीं, उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध हो, जिस समास में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध हो उसे हम बोलते हैं कौन सा समास, उसे हम बोलते हैं कर्मधारय समास। उसे क्या उनसे बच्चों, उसे हम बोलते हैं कर्मधारय समास, ठीक है ना। इसके बाद हम ध्यान देते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में बच्चों क्या होता है, हमें सबसे पहले बात संख्यावाची शब्द को हम पकड़ते हैं, ठीक है ना। सीधे तौर पर इसकी परिभाषा है, जिस समास में क्या है, ये लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाचक, अर्थात जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं। अब द्विगु समास, जैसे दोपहर, इसमें दोपहर, ध्यान दीजिएगा, दो और पहर, ठीक है, दो शब्द क्या हो गया, संख्यावाची हो गया, ठीक है ना। इसी तरह अगर सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि यानी शब्द क्या हो गया, सात, संख्यावाची शब्द हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, तो यहाँ पर जो सप्त शब्द हो गया ये क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। इसी तरह बच्चों अगर हम आगे ध्यान दें किस समास पर, इसके बाद हम ध्यान देते हैं द्वंद्व समास, ठीक है ना। कौन सा समास बच्चों, द्वंद्व समास, ठीक है ना। द्वंद्व समास में क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर दोनों शब्द के बीच हाइफन यानी कि योजक चिन्ह होता है, लगा होता है। विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच में क्या रहता है, हाइफन यानी कि योजक चिन्ह, ठीक है ना। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान मतलब दोनों बराबर के होते हैं, ऐसे समास, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है ना। तो दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में क्या परिभाषा हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राग विराग, राग और विराग, ठीक है ना। राग विराग में जैसे इसमें क्या होता है, जोड़े में योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, ठीक ना। दिन रात ऐसे शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं, योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, और इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। इस बच्चों अगर हम ध्यान दें आगे, तो यहाँ पर एक अंतिम समास जो बचा हुआ है वो कौन सा समास बचा हुआ है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। यहाँ व्रीहि मैंने बोला था, ये ब्रा ना होकर के व्रा, यानी ये व्री ना होकर के व्री, वकील वाली वी जो होती है उसको, है ना, व्री, उसमें क्या करते हैं, रकार वाला जो है
बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। इस समास में क्या होता है कि तीसरे शब्द की प्रतीत होती है। इस समास में क्या है कि तीसरा शब्द, यानी जिस समास में पहला पद दूसरा पद प्रधान ना हो करके यहाँ कौन सा पद प्रधान होता है, यहाँ तीसरा पद प्रधान होता है। यानी दशानन, जैसे मान लीजिए एक शब्द है, यहाँ पर दशानन पर हम ध्यान दें, दशानन पीताम्बर, विभाजन के तौर पर अगर ध्यान दें विग्रह के तौर पर, तो पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, तो क्या हो गया पीताम्बर किसका, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका। यहाँ ध्यान दें, पीत का अर्थ हुआ पीला, अंबर का अर्थ हुआ वस्त्र। अंबर के दो अर्थ होते हैं, वस्त्र भी होता है और आसमान यानी कि आकाश भी होता है। लेकिन यहाँ पीत शब्द से अर्थ है पीला और अंबर शब्द से अर्थ है वस्त्र, ठीक है ना। तो कैसा वस्त्र, पीला वस्त्र। और किसके वस्त्र पीले हैं, श्री कृष्ण के। तो क्या हुआ, पीत है अंबर जिसका, अर्थात किसका, किसका, श्री कृष्ण का। तो पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, तो किसका हो गया, श्री कृष्ण का। तो यहाँ पर तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है, यानी दोनों पद प्रधान ना होकर के तीसरा पद प्रधान होता है। वो कौन सा हुआ, ठीक है ना, किसकी ओर संकेत किया गया, श्री कृष्ण की ओर, ठीक है ना। अब इनमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि पीताम्बर को समझने का तरीका ये है कि पीताम्बर जो है बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय समास भी है, ठीक है ना। जैसे कर्मधारय के तौर पर ध्यान दे तो विग्रह करने में दोनों में अंतर है। बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों में जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह के अनुसार हमें पता चलता है कि कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय समास कर अगर ध्यान दें तो पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, ये क्या हो गया, कर्मधारय समास। और पीत है अंबर जिसका, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात है, नीलांबर, नीला है अंबर, नीला है जो अंबर, है ना। तो नीला है जो अंबर, ये कौन सा अंबर हो गया, ठीक है ना, कर्मधारय समास, ठीक है। जैसे दशानन, ठीक है ना, दस है जो आनन, अगर हम ये कहते हैं तो यहाँ मुख की ओर है ना, तो ध्यान दे तो यहाँ पर क्या होता, दस है जो आनन, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कौन सा समास हुआ, कर्मधारय, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहें दस है आनंद जिसका, तो किसका हो गया, रावण, रावण के दस आनंद मतलब मुख, 10 मुख है, तो 10 है आनंद जिसका, किसका हो गया, रावण। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। समासित शब्द, सब बच्चों ध्यान दें, समासित नियमों से निर्मित शब्द समासित शब्द कहलाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समास के नियमों से निर्मित शब्द, समासित शब्द कौन शब्द है, जो समास के नियम से बने होते हैं, ठीक है, उन्हें हम समासित शब्द बोलते हैं, ठीक है। समास होने के बाद विभक्तियों में चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाता है। मैंने पहले ही बताया था, कारक विभक्तियाँ जैसे के लिए हो गया, ने हो गया, को हो गया, से हो गया, ऐसे जो विभक्तियाँ हैं इनका समासिक शब्दों में, समासिक पदों में क्या होता है, इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, ठीक है ना। विग्रह करने पर बच्चों अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो समासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना विग्रह कहलाता है। समास शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास का विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, राजपुत्र हो गया, ठीक है, देशवासी हो गया और हिमालय हो गया। यहाँ पर राजा का पुत्र, काकाल हो गया, देशवासी, देश के वासी, यहाँ पर के, ठीक है, के कारक विभक्तियाँ हैं, संबंध कारक का है, यहाँ पर इनका लोप हो गया। हिमालय, हिम का आलय, यहाँ पर जो
यहाँ पर जो है पूर्व पद उत्तर पद, समास में दो पद होते हैं, मैंने पहले बता दिए बच्चों। पहले पद पूर्व पद और दूसरा पद क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, देने वाली बात है कि यहाँ पर जो बच्चों एक शब्द है गंगा जल। यहाँ जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। यहाँ गंगा जल में क्या है, गंगा, और दूसरा क्या आ गया, उत्तर पद गंगा जल, यानी गंगा पूर्व पद और जल क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। ये मैंने पहले बता दिया है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है बच्चों, समास के भेद पर भी मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर थोड़ा देखते हैं। जिस समासिक पद का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो तथा समासिक पद अव्यय हो, मैंने पहले बताया जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पर प्रतिधन यानी एक शब्द है प्रतिकूल, प्रतिधनकूल, आजन्म, ठीक है, आधन जन्म यानी मरण तक, ठीक है ना, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन हो गया, यथा धन संभव, यथा संभव, ये सब कौन से हैं, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुधन रूप, अनुरूप, ठीक है, अनु कौन सा है यहाँ, पूर्व पद है, रूप कौन सा है, उत्तर पद। पेट भर, ठीक है, पेट धन भर, भर पेट, आजन्म जन्म से लेकर के, यथा स्थान, स्थान के अनुरूप हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, आमरण मृत्यु तक हो गया। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व जो एक शब्द है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो पहले नहीं हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, जो कभी नहीं हुआ उसे क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले नहीं हुआ वो उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। ठीक ना, यहाँ अभूतपूर्व एक शब्द हो गया। निर्भय, निर्भय बिना भय के, निर्विवाद बिना विवाद के, निर्विकार बिना विकार के, ठीक ना, इस तरह जो शब्द हैं, प्रतिपल, हर पल, ठीक है ना बच्चों, ये सब का ये प्रति शब्द जैसे हो गया, कौन सा हो गया, ये सब क्या हो गया, ये अव्यय हो गया। अनुकूल, अनुरूप, यथासंभव, यथाक्रम, ये जो शब्द हैं ये क्या है, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। यथाशीघ्र, शीघ्रता से, यानी बच्चों थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मैंने क्या बोला था, अव्यय जो शब्द जो व्यय ना हो, जैसा खर्च ना हो, प्रधान हो, ठीक है, जैसे प्रति हो गया, यथा हो गया, भर हो गया, आ वाले जो शब्द होते हैं जैसे आजन्म, आमरण, ऐसे जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, ये अव्यय होते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। मैंने क्या बोला था, तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान होता है। मैंने क्या बताया था, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और कारक विभक्तियों का लोप हो जाए, तो क्या होता है यहाँ पर, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो यानी कि उत्तर पद प्रधान हो और कारक विभक्तियों का लोप हो जाए। यहाँ पर कारक विभक्तियाँ, कारक, यहाँ पर कारक तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन पहला यानी कर्ता और लास्ट में क्या होता है, संबोधन, इनको छोड़कर जो 6 कारक होते हैं उनकी जो विभक्तियाँ होती है, कर्ता मतलब कर्म के बाद को है ना, कारण से संप्रदान के लिए जो विभक्तियाँ होती हैं, इन 6 विभक्तियों को हम तत्पुरुष समास में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है ना बच्चों, ये जो है ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास के प्रकार हो गए। तो ध्यान देने वाले तत्पुरुष समास के प्रकार कौन से हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष और संबंध, ठीक है ना, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध,
अधिकरण। ये तत्पुरुष जो है ये तत्पुरुष के प्रकार हो गए, ठीक है ना। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। इनमें की जो व्यक्तियाँ होती हैं, कारक व्यक्तियाँ, इनका हम लोप कर देते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर यहाँ देखा जाए, यहाँ राजा का कुमार का संबंध कारक है, यहाँ पर का लोप कर दिया गया है, ठीक है ना। धर्म का, धर्म जैसे धर्म ग्रंथ एक शब्द हो गया, यहाँ का शब्द का लोप हो गया है बच्चों। जैसे रचनाकार एक शब्द हो गया, रचना को करने वाला, यहाँ को शब्द का लोप हो गया। कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को यानी कर्म तत्पुरुष है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात, यहाँ इसका लोप हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर यश प्राप्त हो गया, मनोहर हुआ, गिरधर हो गया, कठफोड़वा हो गया, माखन चोर, शत्रुघ्न। यहाँ ध्यान दीजिए, यश प्राप्त में को का लोप हो गया है। मन हरण को, मन को हरने वाला में को का लोप हो गया है, ठीक है। गिर को धारण करने वालों में को का लोप हो गया है, ठीक है। काट को फोड़ने वाला, यहाँ पर को का लोप हो गया है, यहाँ माखन को का लोप हो गया। ये कर्म के अंतर्गत, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत हो गया बच्चों, ठीक है। इसी तरह ध्यान दीजिए, करण तत्पुरुष में इसी कारक व्यक्ति क्या होती है, से या के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे एक शब्द अगर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर सूर्य चरित हो गया, यहाँ सूर्य रचित हो गया, यहाँ पर सूर्य द्वारा रचित, वहाँ यहाँ पर द्वारा शब्द का लोप हो गया, ध्यान दीजिएगा। तुलसीकृत हो गया, द्वारा का लोप हो गया। शोकग्रस्त में अगर ध्यान दे तो यहाँ से का लोप हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ ये आगे हम ध्यान देते हैं, इसी तरह जो है तो बहुत सारे हैं, रोगातुर का, अकाल पीड़ित, कर्म पीड़, रंजित, इस तरह जो है रोग से ग्रस्त, यानी से और द्वारा का, ठीक है। यहाँ पर बच्चों अगर हम ध्यान दें, ठीक है ना, संबंध तत्पुरुष में जो संप्रदान तत्पुरुष हो गया, इसमें क्या होता है, संप्रदान के लिए होता है, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, के लिए, ठीक है। यहाँ पर बच्चों के लिए का लोप हो जाता है, जैसे के लिए, सत्याग्रह युद्धभूमि, युद्ध के लिए भूमि, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ये जो शब्द हैं ये क्या हो गए, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, ठीक है ना। इसी तरह अपादान तत्पुरुष में, अपादान जो से होता है ये किसके लिए होता है, यहाँ होता है ये से अलगाव के लिए। अपादान में से का भी प्रयोग होता है अलगाव के लिए, जैसे जन्म से अंधा, यहाँ अलग, ठीक है, ठीक है ना। ये हुए कर्म से हीन, ये कर्म से हीन हो गया, मतलब इससे दूर है, ठीक है ना बच्चों। वन से रहित, ठीक है ना, वन से दूर है, ठीक है। अग्निहीन हो गया, जाति भ्रष्ट हो गया, जाति भ्रष्ट मतलब जब जाति से भ्रष्ट हो रहा, अलग हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ठीक है ना, जाति भ्रष्ट हो गया। जैसे अगर हम ध्यान दें, रोग से मुक्त, रोग मुक्त क्या हुआ, रोग से मुक्त हो गया, अर्थात रोग से अलग हो गया, तो यहाँ पर अलगाव के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों धन से हीन, ठीक है, धन से हीन, धनहीन, यानी धन से हीन हो गया, है ना, अलग हो गया, तो यहाँ इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, अलगाव के लिए करते हैं। ये संबंध तत्पुरुष में हो गया, ध्यान देने वाली बात है। संबंध तत्पुरुष में जैसे ये हो गया का, के, की, इन शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे ये का हो गया, ठीक है ना, इसमें से हो गया, का हो गया। इस तरह बच्चों अगर ध्यान दें तो यहाँ, ठीक है ना, ये क्या, यहाँ पर का है, ठीक है, का, ठीक है बच्चों। राजकुमार, राजा का कुमार, ऐसे जो शब्द होते हैं इस तरह क्या होते हैं, ये शब्द लोप हो जाते हैं। अधिकरण हो गया, अधिकरण बच्चों कारक विभक्तियों पर अगर हम ध्यान दें तो में और पर, इनको हम ध्यान दें, ये जो कारक विभक्ति हैं इनका लोप हो जाता है। जैसे रणधीर एक शब्द हो गया, रण में धीर, यहाँ में, ठीक है ना। क्षणभंगूर में, ऐसे शब्द जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, में का यहाँ लोप हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। जैसे अगर यहाँ ध्यान दें तो में, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ,
कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, ऐसे जो होते हैं ये क्या हो गए, इस तरह बच्चों ये लोप हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का लोप हो जाता है। अब इसी तरह बच्चों मैंने पहले ही बता दिया, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है। ये मैंने पहले बताया था। विशेषण विशेष ये जो है, इनमें विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जिस समास में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, है ना, इसमें क्या होता है, ये हो जाता है। जैसे ये देखिए उदाहरण के ये है, जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जैसे यहाँ पर ध्यान दें, इसमें जो है महान शब्द हो गया, ठीक है, अधमरा हो गया, मृगनयनी हो गया, विद्या रत्न हो गया, ठीक है, श्याम सुंदर हो गया। इसमें विशेषण विशेष, श्याम जो है, श्याम जो सुंदर है, ठीक है ना, सुंदरता विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यहाँ पर जो है यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। और आगे ध्यान दें, यहाँ पर जो है जैसे महान, ठीक है, यहाँ पर जो है महान है, महान पुरुष, महान है पुरुष, पुरुष कैसा है, महान है, उसकी महानता विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये कर्मधारय समास हो गया बच्चों, ठीक है। इसी तरह अगर हम ध्यान दें तो महादेव, महान है जो देव, प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय हो गया, मृगनयनी, मृग के समान नयन, विद्या रत्न, विद्या ही रत्न है, ये सब हो गया, ठीक है ना। द्विगु समास में मैंने बताया था, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्या वाची होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, नवरत्न हो गया, सप्त हो गया, पचमढ़ी हो गया, पंचमढ़ी में पंच हो गया, सप्तऋषि में सप्त यानी 7, नवरत्न में यह 9, ठीक है ना। इसी तरह अगर यहाँ पर ध्यान दें तो आगे देखिए, आगे जो शब्द है ये तिरंगा, 3 रंग, ये शब्द हो गया 3, 5, 2, 7, 4, ये जो क्या हो गया, चौराहा में 4 राहों का समूह हो गया, त्रिकोण, तीनों कोणों का समूह हो गया, अष्टधातु में 8 धातुओं का समाहार, ये क्या हो गया, यानी ये 5, 7, 3 जो ये संख्या है सब, है ना, संख्यावाची। पहला पद कैसा है, संख्यावाची। ध्यान दीजिए, सप्तऋषि में पहला सप्त पहले आ रहा है ना, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास। इसी तरह द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इस समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। जैसे अब ध्यान देना है, जैसे ये है आग, इसमें क्या है, जैसे आग, पानी, गुण, दोष, पाप, ऊंच नीच, ठीक है, अन्न जल, इसमें दोनों पद प्रधान हैं, ऊंच नीचे दोनों पद प्रधान हैं। इस तरह जो है ये क्या हो गया, द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। और अंतिम समास जो है वो क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास में पहला पद प्रधान ना हो करके, कौन सा पद प्रधान, पहला दूसरा पद प्रधान ना हो करके, बल्कि तीसरा पद प्रधान, यानी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जाए। जिस समास में पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर के तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, तो क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास। जैसे यहाँ देखिए, नीला है कंठ जिसका, ठीक है ना, और यहाँ पर और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चतुरानन, चक्रपण, चतुर्भुज, पंकज, तो वीणा, ठीक है। 4 है आनंद जिसके, किसके 4 आनंद हैं, आनंद मतलब मुख, ब्रह्मा के। चक्रपण यानी हाथों में जिसके चक्र हैं, किसके हैं, विष्णु के। 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु के। पंख में जो पैदा हुआ वो क्या हो गया, कमल, तीसरे पद को संकेत किया जा रहा है, कमल, है ना। इसी तरह है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, पेट क्या हो गया, किसका होता है, लंबा, गणेश जी का, तो क्या हो गया, ये लंबोदर, ठीक है। लंबा है उदर जिसका, तीसरे पद की ओर संकेत किया गया। इस तरह बच्चों हमने समास पर विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की, ठीक है बच्चों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।